किया था। आज कोर ऑफ मशीन लर्निंग सीखेंगे, बेसिकली काम कैसे किया जाता है मशीन लर्निंग के अंदर। या ज्यादा थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। और सिर्फ आज ही थ्योरी की बात करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी वगैरह आनी चाहिए आपको। अगर मैं बोलूँ कि भाई एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लो, आपको इंपोर्ट करना तो आना चाहिए, है ना। तो बेसिक बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जब मैं मशीन लर्निंग की बात करता हूँ, अगर मैं पाइथन से कंपेयर करूँ, ठीक है। जब हम नॉर्मल पाइथन सीख रहे थे, तो इट वाज बेसिकली कि भाई मैंने रूल सेट कर दिए, है ना। मैंने एक फ्लो सेट कर दिया। अब मेरा जो कंप्यूटर है, मेरी जो मशीन है, वो उन रूल्स को फॉलो करेगी, उस फ्लो को फॉलो करेगी और मेरे को आउटपुट निकाल के देगी, राइट। मशीन लर्निंग में मैं ना फ्लो सेट नहीं कर रहा। मैंने उसको इनपुट बता दिया, मैंने उसको आउटपुट बता दिया। अब जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, वो मशीन खुद डिसाइड करेगी, ठीक है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग, कि भाई कैसे प्रोसेस करना है उसको, कि इस आउटपुट से ऐसे, सॉरी, इन इनपुट से ऐसे इस तरीके से आउटपुट आने चाहिए। कैसे प्रोसेस करना है वो वाला पार्ट मशीन को अपने आप सिखाता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, वो वाला पार्ट मशीन को अपने आप सिखाता हूँ, ऑटोमेटिकली सीखती है मशीन, ठीक है। इसी को मशीन लर्निंग बोलते हैं। ये मेरी मशीन अपने आप लर्न कर रही है चीजों को, ठीक है। क्लियर है। अब इसके अंदर जब मैं मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादातर न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के ऊपर ही काम कर सकता हूँ। पॉइंट, कि भाई कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के ऊपर काम नहीं होता है मशीन लर्निंग के अंदर, ज्यादा न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के ऊपर ही काम होता है, ठीक है। अगर आप बोलो कि भाई नेम के हिसाब से सर्वाइवल रेट निकाल लूं मैं, है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। गेटिंग अ पॉइंट, पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, अगर आप बोलो कि भाई देखो, जैसे सर्वाइवल है और जेंडर है, दोनों कैटेगोरिकल है, मैं जेंडर के बेसिस पे सर्वाइवल रेट का प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि इन दोनों को ना मैं न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सर्वाइवल का न्यूमेरिकल क्या होगा? 0 की सर्वाइव नहीं किया, 1 की सर्वाइव कर गया। जेंडर, मेल फीमेल। 0 मेल कर दो, 0 फीमेल कर दो, 1 मेल कर दो, 1 फीमेल कर दो। यानी पॉइंट, भाई दो ही है ना, मैं 0 1 कर सकता हूँ इन्हें, मैं आईडी से साइन कर सकता हूँ उन्हें। यानी पॉइंट, मैं आईडी से साइन कर, हाँ, सर्वाइव भी तो साइन नहीं हो रहा है। सर्वाइवल जो है वो भी तो साइन नहीं बना, कि 0 सर्वाइव किया, 1 सर्वाइव नहीं किया, है ना। अब मैं नेम्स में करूँ, तो भाई 50 नाम भी हैं, तो 1 से लेके 50 तक आईडी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी ना मेरे को। ज्यादा हो जाएगी उसमें, है ना। तो वो प्योरली कैटेगोरिकल हो गया, नेम हो गया, कंट्रीज हो गई, या फिर स्टेट्स हो गई, ये मेरे पास प्योरली कैटेगोरिकल हो गया, ठीक है। मैं कंट्रीज के स्टेट्स को फिर भी ट्राई कर सकता हूँ, बट प्राइमली मैं हमेशा न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टोटल बिल से टिप निकालने के ऊपर काम करूंगा, दैट इज अ प्रीटी गुड आइडिया, ठीक है। दोनों न्यूमेरिकल है, सबसे बेस्ट सिनेरियो वो बनता है, ठीक है। मैं जेंडर से सर्वाइवल रेट निकालने के ऊपर काम कर सकता हूँ, ठीक है। नॉट द बेस्ट सिनेरियो, बट वर्केबल है, ठीक है। बट नेम के बेसिस पे सर्वाइवल रेट निकालना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भाई प्योरली कैटेगोरिकल की तरफ ज्यादा चले गए ना हम। समझ गए ना। तो ये हमारा बेसिक मशीन लर्निंग का आइडिया रहता है, ठीक है। अब मशीन लर्निंग के अंदर ना मेरे पास दो तरीके की लर्निंग होती है, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ मशीन लर्निंग में हम मेजरली दो तरीके से अपनी मशीन को ट्रेन कर सकते हैं, अपनी मशीन को चीजें सिखा सकते हैं। एक होती है मेरे पास सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज्ड, एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। वेरी बेसिक सेंस में बताऊं, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, सुपरवाइज कि भाई मैंने मॉनिटर कर रहा हूँ अपनी मशीन को, वो क्या सीख रही है ना। अनसुपरवाइज कि भाई मशीन मेरी अपने आप सीख रही है, ठीक है, वो अपने आप सीख रही है, मेरे को पता नहीं वो कैसे। हाँ, बेसिकली उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ रहे हैं। हाँ, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज सुपरवाइज लर्निंग, कि अगर मैंने कुछ बोला, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ कि भाई आपको समझ आया नहीं आया, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, है ना। ये सुपरवाइज लर्निंग में आता है। अब सेकंड पार्ट, अगर मैं आपको सिर्फ नोट्स दे दूं, ठीक है, और मैं बोलूँ कि भाई टेस्ट होगा, इनसे पढ़ के आना है, दैट इज अनसुपरवाइज लर्निंग, कि मैंने आपको डेटा दे दिया, उसके ऊपर आप जैसे मर्जी पढ़ो, आउटपुट आना चाहिए, दैट इज अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। उसमें आप अलग तरीके से पढ़ सकते हो, आप अलग तरीके से पढ़ सकते हो, आपने नोट्स बस याद कर लिए हैं, आपने कंसेप्ट समझ लिए हैं, ठीक है।
आपने लेट्स से 80% ऑफ द नोट्स कवर कर लिए, आपने 75% ऑफ द नोट्स कवर कर लिए, बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकते हैं, है ना। तो अनसुपरवाइज में हमारे पास कंट्रोल नहीं होता हम अपनी मशीन को क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली, इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है मेन, कि भाई जो सुपरवाइज लर्निंग है उसके अंदर तो मेरे को पता है कि आप लोग सही ही सीख रहे हो, गेटिंग अ पॉइंट, कि अगर मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मेरे को ना ये चीज कंफर्म है कि भाई जो मैंने पढ़ाया वो एज इट इज जिस सेंस में मैंने बोला उसी सेंस में आपको समझ आई ये चीज, है ना। अनसुपरवाइज में क्या होता है, भाई मेरे को नहीं पता कि मैंने अपने नोट्स दे दिए, उसके अंदर कोई लाइन लिखी हुई है, आप उसे अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, आप उसे अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। अब दोनों मतलब तो सही नहीं होंगे, मैंने तो एक ही सेंस में लिखी है वो लाइन, है ना। तो मेरे पास कंट्रोल नहीं है कि आप लोग उसे किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, राइट। दैट इज बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है, क्लियर है। हम जो अनसुपरवाइज लर्निंग है वो ना बहुत कम करते हैं, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास ना, क्योंकि मशीन क्या सीख रही है उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, तो वो सही सीख रही है गलत सीख रही है, हमारे रिसोर्सेज भी लग रहे हैं, हमारी मशीन को टाइम भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, फिर भी वो गलत आंसर दे तो पॉइंट ही नहीं है पॉइंट, ठीक है। तो बिल्कुल, अभी सीखेंगे मतलब मशीन को हम कैसे सुपरवाइज कर रहे हो, अनसुपरवाइज में क्या होता है, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बट हाँ, ये दो तरीके में लर्निंग होती है, ठीक है। मैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स सुपरवाइज लर्निंग करता हूँ, ठीक है। बट देर आर सम केसेस जहाँ पे मेरे को अनसुपरवाइज लर्निंग भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। कौन से केसेस है वो। सुपरवाइज लर्निंग तो बेसिकली देखो सिंपल है, भाई मैंने टोटल बिल की वैल्यू दे रखी है, उसे मेरे को टिप प्रेडिक्ट करवानी है, ठीक है, तो मैं फिर सुपरवाइज दूंगा, ठीक है। मैंने कैट्स एंड डॉग्स की इमेजेस बहुत सारी ले रखी हैं, अब मेरे को बताना है कि भाई ये कैट्स हैं ये डॉग्स हैं, ये सिखाना है मशीन को आइडेंटिफाई करना है इनको, सुपरवाइज पार्ट आएगा, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों को पता नहीं होगा, मैंने एक कंसेप्ट बताया था क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग का, क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन कंसेप्ट बताया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि भाई मेरे पास बहुत सारा डेटा आया, मैं उसको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना एक लिस्ट ऑफ कलर्स आ रही है, ठीक है। और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर चार पांच कलर की अलग अलग बहुत सारी बॉल्स है, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होगा, मैंने एक बॉल उठाई, मैंने देखा रेड है, उसको रेड में वाले बॉक्स में डाल दिया, मैंने एक अगली बॉल उठाई, देखा ब्लू है, उसको ब्लू वाले बॉक्स में डाल दिया, अगली येलो है, येलो वाले में डाल दिया, दोबारा रेड है, रेड वाले में डाल दिया, ठीक है। दिस इज क्लासिफिकेशन, ठीक है, मैंने डेटा को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। क्लस्टरिंग क्या होता है कि अब भाई मैं ना रेड को इनको अलग तो कर रहा हूं, बट अब ना कलर के बेसिस पे नहीं कर रहा मैं। मेरे पास एक बॉक्स था, उसके अंदर बहुत सारी बॉल्स पड़ी थी, ठीक है। मैंने ना उसे क्लस्टर्स बना दिया कि भाई इधर से किसी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये वाली बॉल्स अलग कर दी, ये वाली बॉल्स अलग कर दी, जरूरी नहीं है कि कलर के बेसिस पे करूं मैं, ये किसी भी बेसिस पे हो सकता है। मान लो मेरे को साइज इनके सबके सेम लग रहे थे, ठीक है। आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि भाई वेन एवर यू आर फनलिंग समथिंग, तो जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सबसे नीचे जाते हैं, एंड जो बड़े ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, है ना। ये कंसेप्ट पता होगा आपको। तो मैंने उसके बेसिस पे कर दिया कि भाई ऊपर वाली बॉल्स बड़ी हैं, नीचे वाली छोटी हो गई हैं, है ना, उसके बेसिस पे कर दिया मैंने, ठीक है। अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली क्लस्टरिंग। अब मैंने इसको डेटा को सेग्रीगेट नहीं किया, मैंने बस उसी के अंदर जो मेरा मेन बॉक्स था उसी के अंदर बॉल्स को अलग अलग कर दिया कि भाई इस साइड के ये कॉर्नर हो गया, इस साइड का ये कॉर्नर हो गया। या इसको एक बेटर एग्जांपल की तरह लो, तो मैंने ना कार्डबोर्ड वो ली, कार्डबोर्ड की शीट्स ली और उसमें बीच बीच में लगा दी, तो मैंने उसी बॉक्स के अंदर अलग अलग क्लस्टर्स बना दिए। अब जरूरी तो नहीं है कि हर एक क्लस्टर के अंदर रेड बॉल्स ही हो या ब्लू बॉल्स ही हो या कुछ हो, रेंडमली कर दिया या किसी एक बेसिस पे कर दिया, कलर्स के बेसिस पे कर दिया, या फिर साइजेस के बेसिस पे कर दिया, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ हमेशा क्लासिफिकेशन की, ठीक है। जब मैं अनसुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं हमेशा बात करता हूँ क्लस्टरिंग की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन कम्स अंडर सुपरवाइज लर्निंग, क्लस्टरिंग कम्स अंडर अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। क्लस्टरिंग के बारे में अभी तक आपने कुछ लोग नहीं पढ़ा है, बट क्लासिफिकेशन आपने एक्चुअली पढ़ी है, पता है। तो आपने इन्वेंशन सर्च पढ़ा था, याद है, रिग्रेशन पढ़ाया था मैंने, रिग्रेशन पढ़ाया था। तो दैट वाज बेसिकली माय सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉस रिग्रेशन हो गया, किसी भी तरीके का रिग्रेशन हो गया, दैट इज सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली दो तरीके की लर्निंग होती है। जल्दी जल्दी बैठ जाओ, आगे भी बढ़ना है।
मिनटों को चलो अंदर आगे बढ़ाते हैं फिर। करें, मशीन लर्निंग स्टार्ट करी हुई है हमने आज, ठीक है। 2 दिन वही, एक दिन तो बस मैंने टॉपिक्स वगैरह बताए थे, फ्राइडे को तो आगे से आप लोग आए थे ना, और होली की छुट्टी थी, ट्यूसडे को मैंने वही टॉपिक्स वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया था। और सिर्फ मेजरली एक चीज आई थी, क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन, 2 कंसेप्ट होते हैं मेरे पास, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि भाई मैंने एग्जांपल लिया, एक मेरे पास बॉक्स है, उसके अंदर बॉल्स है अलग अलग कलर की, ठीक है। जब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ उसकी, तो भाई मैंने रेड बॉल्स को अलग बॉक्स में डाल दिया, ब्लू को अलग में डाल दिया, येलो को अलग में डाल दिया, ग्रीन को अलग में डाल दिया। दिस इज क्लासिफिकेशन। क्लस्टरिंग मैंने क्या किया, क्लस्टरिंग में उसी बॉक्स के अंदर मैंने सिमिलर सिमिलर चीजों को अलग अलग कर दिया। मैंने बॉल्स अभी भी सारे रंग की एक ही बॉक्स के अंदर है, बट लेट्स से लेफ्ट साइड पे ज्यादातर रेड कर दी मैंने, बीच में येलो कर दी, राइट में ब्लू कर दी, इस तरीके से कर दिया। तो दिस बेसिकली क्लस्टरिंग है, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग, ठीक है। अब आज मैंने क्या बताया, मैंने बताया अनसुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग को 2 तरीके से किया करते हैं, एक जिसमें मैं मशीन को सुपरवाइज कर रहा हूँ, एक जिसमें सुपरवाइज नहीं कर रहा। तो जब मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ तो दैट इज सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। और जब मैं क्लस्टरिंग करता हूँ तो दैट इज अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। इसी के बारे में हम बात करिए अभी तक, ठीक है, क्लियर है। क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग, सुपरवाइज अनसुपरवाइज का मतलब समझ आया है ना। अगर ये टर्म्स कहीं पे भी आएंगे तो आपको पता होगा कि हो क्या रहा है। क्लस्टरिंग का बेसिकली मतलब वही था कि जैसे बॉक्स वाला एग्जांपल लिया, ठीक है। तो एक बॉक्स के अंदर क्लासिफिकेशन में मैंने अलग अलग बॉक्सेस में उसे डिवाइड किया, रेड को अलग में, ब्लू को अलग में, है ना। क्लस्टरिंग में मैंने क्या किया, उसी बॉक्स में जिसमें बॉल्स सारी मिक्स थी मेरी, उसमें रेड को एक साइड कर दिया, येलो को बीच में रख दिया, ब्लू को एक साइड कर दिया। तो ऐसे मतलब सेम ही है वो, बॉल्स अभी भी आपस में लाइन आउट कर रही हैं, ठीक है। एक ही बॉक्स के अंदर है सारी बॉल्स, बट अलग अलग हो रखी हैं वो सिर्फ, ठीक है। बेसिकली क्लस्टरिंग, ठीक है। अब जो मेरे पास अगला कंसेप्ट आता है वो आता है लेबल्स का, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हम ज्यादातर सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर ही काम करते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग आपकी बहुत कम यूज की जाती है, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग में आपका एक कंसेप्ट आता है लेबल्स का, ठीक है। मैंने बताया क्लासिफिकेशन करनी है, रेड को रेड में डाला, येलो को येलो में डाला, ठीक है। इसके अंदर लेबलिंग अगर मैं कर रहा हूँ, तो लेबलिंग का बेसिकली मतलब होता है जो भी भाई मेरे पास डेटा था जिसके ऊपर मैं मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ, है ना, वो लेबल डेटा है, मतलब उनको नाम दिया हुआ है मैंने। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं अपने ना मशीन को सिखा रहा हूँ कि भाई कैट्स और डॉग्स में डिफ्रेंशिएट कर पाए, कि कौन सी इमेज एक कैट की है, कौन सी इमेज एक डॉग की है, उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए, ये सिखा रहा हूँ मैं, है ना। तो जब उसका जो ट्रेनिंग डेटा होगा, ट्रेनिंग डेटा के अंदर बहुत सारी इमेजेस होंगी, कैट्स की भी, डॉग्स की भी, राइट, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा कि भाई उनको ना जब ट्रेनिंग के टाइम पे उनको मैं नाम दे दूंगा, कि डॉग की इमेज को डॉग डॉट पीएनजी, डॉग वन डॉट डॉग टू, इस तरीके से कर दिया, है ना। कैट्स को कैट वन कैट टू करके कर दिया, तो मैंने लेबलिंग कर दी कि कौन सी डॉग है कौन सा कैट है। मैंने अपनी मशीन को पहले ही बता दिया कि भाई ये जो इमेज है ये एक डॉग की इमेज है, ये जो इमेज है ये एक कैट की इमेज है, ठीक है। तो अब मेरी मशीन उसके ऊपर अपनी ट्रेनिंग करेगी, उस चीज को समझेगी कि भाई डॉग कैसा कैसा दिखता है, कैट कैसी कैसी दिखती है। उसके बाद जब मैं उसे एक अनलेबल्ड इमेज दूंगा, एक रैंडम मैंने इमेज दे दी, जिसको मैंने नहीं बताया कि डॉग है या कैट है, तो मेरी जो मशीन है, मेरा जो मॉडल है, वो बता पाएगा कि भाई ये जो इमेज, अब नई इमेज मेरे पास आई है, वो कैट है या डॉग है, ठीक है। तो इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ लेबलिंग। और ये हम सुपरवाइज लर्निंग में करते हैं सिर्फ, अनसुपरवाइज में तो क्लस्टरिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो लेबलिंग की हमें नीड नहीं होती, ठीक है। समझ आया बेसिक कंसेप्ट, नहीं समझ आया? लेबलिंग समझ में आया या उससे पहले वाला भी समझ नहीं आया? जब से आया तब से नहीं समझ आया? देखो, सबसे पहले मैंने क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग बताया, ठीक है। एग्जांपल भी देते हैं, ड्रॉ कर देता हूँ।
मेरे पास ना डेटा है 10,000 रोज, 50,000 रोज, कितने भी रोज का डेटा है, ठीक है। और मैं उसको बेसिकली टाइम सीरीज पे या फिर समथिंग वर्सेस समथिंग कुछ भी प्लॉट करूंगा, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। यहाँ पे रेंडमली डॉट्स हो गए, में ये डेटा डॉट्स है ना, इस तरीके से प्लॉटिंग हो गई, है ना। अब देखो, अगर डेटा रिलेटेड है तो ये स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, मतलब डॉट्स बहुत ज्यादा पास पास भी हो सकते हैं। डेटा बिल्कुल ही रैंडम है तो अलग अलग भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं डॉट्स, तो कहीं भी हो सकते हैं। अभी मैं देखने जा कि भाई लीनियर है क्या है, वो सब नहीं देख रहा, मैंने रैंडम डेटा ले लिया, ठीक है, क्लियर है। अब ये वही है कि भाई बॉल चाहिए, ठीक है। मैं कर क्या रहा हूँ कि भाई मान लो ये रेड के लिए हो गया, ये ब्लू के लिए हो गया, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है, राइट। अब ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है, मेरा रैंडम डेटा है, ठीक है। अब जब मैं इसको क्लासिफाई करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ना अलग अलग फनल्स बना दी, कि यहाँ पे सिर्फ रेड बना दिया, यहाँ पे ब्लू बना दिया, एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में इनमें से मैं रैंडमली डेटा उठाऊंगा और यहाँ पे ना अलग अलग प्लॉट करूंगा कि भाई ये रेड के लिए है सिर्फ, ये ब्लू के लिए है सिर्फ, ठीक है। ये होती है क्लासिफिकेशन, जब मैंने अपने मेन डेटा में से उठा के डेटा को अलग अलग कर दिया, ठीक है, समझ आया इतना सवाल, ठीक है। वही एग्जांपल मैंने इस बार वो वाला एग्जांपल ले लो कि भाई बहुत सारी इमेजेस पड़ी हैं, उसको मैंने मतलब कैट्स एंड डॉग्स की इमेजेस है, तो मैंने दो फोल्डर बनाए, एक के अंदर सारी कैट्स की इमेज डाल दी, एक के अंदर सारी डॉग्स की इमेज डाल दी, ठीक है, दिस इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लस्टरिंग क्या होता है कि मैंने रैंडम क्लस्टर्स बनाने शुरू कर दिए यहाँ पे, कि भाई ये वाले सारे पास पास लग रहे हैं, इनको मैंने एक क्लस्टर के अंदर बना दिया, ये वाले सारे पास पास लग रहे हैं, इनको मैंने एक क्लस्टर बना दिया, इनका एक क्लस्टर बना दिया, ठीक है, इनका एक क्लस्टर बना दिया, ये होती है क्लस्टरिंग, ठीक है। अब इसका जो एग्जांपल कैट्स एंड डॉग्स वाला अगर मैं देखूं, ठीक है, तो मैंने क्लस्टरिंग कैसे करी, मान लो मेरे पास 100 इमेजेस थी, इस वाले में जितनी भी डॉग्स की होंगी वो डॉग्स वाले फोल्डर में गई, जितनी भी कैट्स की थी कैट्स वाले फोल्डर में चली गई। क्लस्टरिंग के टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पांच पांच मैंने अलग अलग करनी शुरू कर दी, पहली पांच उठाई वो एक फोल्डर में डाल दी, अगली पांच उठाई वो एक फोल्डर में डाल दी, अगली पांच उठाई वो एक फोल्डर में डाल दी, ठीक है। या रैंडम पांच पांच उठा ली, या रैंडम 10 उठा ली, ठीक है। अलग 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 पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे मैं उठाता हूँ, बट उनको मैं सिर्फ दो पार्ट्स में सेग्रीगेट नहीं कर रहा, मैं ना नियरेस्ट वाली देख रहा हूँ कि भाई यार साइज के हिसाब से सॉर्ट कर रखा है मैंने, या नेम के हिसाब से सॉर्ट कर रखा है, उसमें से उठा रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है। डेटा जो आसपास का डेटा होता है उस सबको मैं एक क्लस्टर में बनाता हूँ, तो दैट इज क्लस्टरिंग। अगर मैं डेटा से मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन सा डेटा कहाँ पे है, मैं जिस कैटेगरी का वो डेटा है उस कैटेगरी में डाल रहा हूँ, तो दैट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये समझ आया। और जो मैं अनसुपरवाइज सुपरवाइज लर्निंग बता रहा था, उसके बाद सुपरवाइज लर्निंग है जब मैं मशीन के ऊपर सुपरविजन कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, मैं आपको सुपरवाइज कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ उसके बारे में, ठीक है, कुछ समझ आया नहीं आया, जो मैंने बोला वो एग्जैक्टली वही समझ आया, कभी आपने कुछ और इंटरप्रेट तो नहीं किया, है ना, तो मैं आपको सुपरवाइज कर रहा हूँ, सो दिस इज सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग का क्या एग्जांपल हो जाएगा कि भाई मैंने आपको नोट्स दे दिए, ठीक है, और बोल दिया कि भाई 10 दिन बाद टेस्ट होगा, तो आप उन नोट्स को जैसे मर्जी पढ़ के आओ, उसमें तो मेरे को पता नहीं आपने कैसे पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा, उसमें कोई लाइन लिखी हुई है, आप अलग इंटरप्रेट कर सकते हो, आप अलग इंटरप्रेट कर सकते हो उसका मतलब, है ना, तो दैट इज अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, तो समझ आया। अब लेबलिंग जो मैंने बताया, लेबलिंग इज बेसिकली क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है। लेबलिंग का बेसिक मतलब क्या हुआ कि भाई कैट्स को, जो मैंने कैट लिखा ना उसमें कि कैट है ये, तो कैट मैंने लिखा, दैट इज अ लेबल, कि मैंने उन इमेजेस को लेबल दे दिया कि ये कैट है, और डॉग वाली को अलग कर दिया तो वो डॉग है, दैट इज अ लेबल, ठीक है। अभी तक यही पढ़ा है, ठीक है। आज हम ना सिर्फ मशीन लर्निंग का एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट जो टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट है वो कवर कर रहे हैं, चेक कोड वगैरह पे बहुत कम जाएंगे, ठीक है, इतना समझ आया, इतना समझ आया, ठीक है। अब देखते हैं मशीन लर्निंग फ्लो क्या होता है। ये फ्लो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना, ठीक है। जब भी हम कोई भी मशीन लर्निंग का कोड लिखेंगे हमेशा इसी फ्लो के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास डेटा होता है, ठीक है, उसकी मैं करता हूँ प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, टर्म्स के बारे में अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है, उसको मैं करता हूँ प्री प्रोसेस,
प्री प्रोसेस बेसिकली जो आप एसक्यूएल के अंदर या फिर एक्सएल के अंदर डेटा क्लीनिंग वगैरह करते थे ना, डुप्लीकेट हटाना, नल वैल्यूज हटाना, कोई ऐसा कॉलम है जो बेफालतू का खाली कॉलम है या कुछ भी है वो सब हटाना, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है उसको सही करना, है ना। जब डेटा की क्लीनिंग करते हैं दैट इज बेसिकली प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा को प्री प्रोसेस कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं मॉडल की ट्रेनिंग, उस डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन करते हैं। हाँ, ठीक है, उसके बाद हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो इसके बाद आता है मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, जो हमारा क्लीन डेटा है उसको मैं एक उसके ऊपर ना एक मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ कि भाई मॉडल को अपनी मशीन को सिखा रहा हूँ उस डेटा के ऊपर कुछ भी जो भी मेरे को सिखाना है उसे। ठीक है, अब एक एग्जांपल भी लेंगे डेटा सेट का तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी ये चीजें। ठीक है, मॉडल की ट्रेनिंग में उसको सिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आती है मेरे पास इवेल्युएशन। ठीक है, उसके बाद आती है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन बेसिकली कि भाई मैं अब मॉडल का टेस्ट ले रहा हूँ, मैंने मॉडल को मैंने सिखा दिया, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई मैंने जो मॉडल को सिखाया उसने कितने अच्छे से सीखा है, जो मैंने मॉडल को चीजें सिखाई वो उसने कितनी अच्छे से सीखी है। ठीक है, सो दैट इज इवेल्युएशन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आती है फाइन ट्यूनिंग। तो ये वाला स्टेप है, ये हम करते हैं कभी नहीं करते हैं, एक ऑप्शनल स्टेप की तरह होता है। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग का बेसिकली मतलब है कि भाई जब मैंने इवेल्युएशन करी मॉडल की, मेरे को ना मेरे मॉडल में कुछ दिक्कतें मिल गई अगर, ठीक है, कि भाई वो प्रिडिक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है या फिर एक्यूरेसी कम है या कुछ भी है। ठीक है, दिक्कतें मिली, अब उन दिक्कतों को जब मैं फिक्स कर रहा हूं सो दैट इज फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, इसके बाद जब मैं फाइन ट्यून कर लेता हूं उसको देन इवेल्युएशन वापस होती है। ठीक है, देन इवेल्युएशन वापस होती है। ठीक है, और अगर इवेल्युएशन पास होता है, इवेल्युएशन में मॉडल मेरा पास हो जाता है, ठीक है, ये वाला फेल वाला केस है, और मेरा मॉडल इवेल्युएशन में पास हो गया, फिर वो रेडी हो जाता है, बेसिकली मैं उससे प्रिडिक्शन करवाता हूँ। ठीक है, फिर मैं उससे प्रिडिक्शन करवाता हूँ जिसके लिए एक्चुअली मैंने मॉडल को ट्रेन किया है, उससे वो काम करवाता हूँ। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जो डॉग्स एंड कैट्स वाला हम एग्जांपल ले रहे थे उसी के हिसाब से बताऊं। ठीक है, तो डेटा इज, मैं भाई सबसे पहले डेटा प्रिपेयर कर रहा हूँ, अब मैंने ना बहुत सारे डॉग्स और कैट्स की इमेजेस इकट्ठा डाउनलोड करके रख ली, इकट्ठी कर ली। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग में क्या किया मैंने, कई सारी इमेजेस होंगी जो बहुत ज्यादा ब्लर है, उनको डिलीट कर दिया। कई सारी इमेजेस होंगी जो कि फॉर्मेट अलग सा है, जो कि खुली नहीं रही है, उनको डिलीट कर दिया। ठीक है, जो इमेजेस का नाम है वो रैंडम रैंडम नेम आते हैं अलग अलग जगह से, मैंने डाउनलोड करी अगर, तो उनका नाम 1 2 3 4 कर दिया या कैट्स एंड डॉग्स कर दिया, जो भी कर दिया। ठीक है, उनको अलग अलग फोल्डर में सेपरेट कर दिया, डॉग्स को अलग कर दिया, कैट्स को अलग कर दिया। ठीक है, ये सब हुआ मेरा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट। उसके बाद मैंने मॉडल को ट्रेन किया, मैंने मॉडल को बता दिया कि भाई डॉग्स नाम से फोल्डर है, उसके अंदर डॉग्स की इमेजेस है, कैट नाम से फोल्डर है उसके अंदर कैट्स की इमेजेस है। और मैंने मॉडल को बोल दिया कि भाई अब ना तुम पैटर्न ढूंढो कि डॉग्स की केस में क्या पैटर्न्स मिल रहे हैं, कैट्स की केस में क्या पैटर्न मिल रहे हैं। ठीक है, अब इवेल्यूशन पे आए, इवेल्यूशन पे मैंने ना उसे एक डॉग की इमेज दिखाई। ठीक है, वो बताएगा ये डॉग है या कैट है, राइट। तो उसने डॉग बताया, इवेल्यूशन पास हुआ। मतलब एक ही नहीं करता, मैं हजारों पे करता हूँ। ठीक है, सो मान लो उसने अभी एक ही लेते हैं, उसने डॉग बताया तो वो पास हो गया, तो मैं उससे प्रिडिक्शन एक्चुअली करवाना शुरू करूंगा। ठीक है, एक्चुअली मैं उसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या जहां पे भी उसे डायरेक्ट करनी है कुछ भी, वो वहां पे डाल दूंगा। बट मान लो उसने मैंने डॉग दिखाया, उसने कैट बोला, तो फेल हो गया। अब मैं देखूंगा भाई कि कहीं गलती कहां पे हुई, ये डॉग्स को कैट क्यों बता रहा है, तो वो होती है फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, तो गलती मिलेगी, मैं उस गलती को फिक्स करूंगा, फिर से इवेल्युएशन करूंगा। ठीक है, फिर से मैंने उसे इमेज दिखाई, डॉग है या कैट है, अगर उसने डॉग है डॉग ही बताया तो पास, वरना दोबारा फाइन ट्यूनिंग। तो जब तक इवेल्युएशन में मेरा मॉडल पास नहीं हो जाता उसमें फाइन ट्यूनिंग करता रहूंगा। ठीक है, क्लियर है, तो समझ आया। ये बेसिक प्रोसेस होता है कि भाई हमारा मशीन लर्निंग का फ्लो कैसे चलता है। ठीक है, जो प्रिडिक्शन वाला पार्ट है वो एक्चुअली मशीन लर्निंग का पार्ट नहीं होता। ठीक है, प्रिडिक्शन वाला पार्ट इज बेसिकली आउटपुट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो उसको जनरली हम मशीन लर्निंग का पार्ट कंसीडर नहीं करते, टू एक्सप्लेन यू इसलिए मैंने वो प्रिडिक्शन वाला पार्ट लिखा हुआ है। बट जो मेरा मेन फ्लो है मशीन लर्निंग का वो डेटा से लेके फाइन ट्यूनिंग तक होता है। ठीक है, ये सारा पार्ट मेरा मशीन लर्निंग का होता है।
डेटा से फाइन ट्यूनिंग का मेन मशीन लर्निंग का पार्ट होता है। प्रिडिक्शन वाला पार्ट मैंने आपको समझाने के लिए रखा है सिर्फ। समझ आया? क्लियर है? कोई डाउट वगैरह तो नहीं? ठीक है, ये हो गया। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, एक्चुअली जो एनवायरनमेंट प्रिपेयर करने वाले पार्ट पे चलेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, क्या भाई, मैं सबसे पहले एनवायरनमेंट प्रिपेयर करूंगा। ठीक है। जो बेसिक मेरे को आइडिया लेना था मशीन लर्निंग का, फ्लो का क्या था, वो सब मैंने ले लिया है। अब मैं एक्चुअली एनवायरनमेंट प्रिपेयर करता हूँ अपना। ठीक है। तो एनवायरनमेंट प्रिपेयर करने में वैसे तो मैं जो अपनी लाइब्रेरीज थी, मैट्रोलिब, सीबॉन, नंपाई, पांडास, उन्हीं का यूज करता हूँ। ठीक है। बट एक नई लाइब्रेरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है जिसको मैं कहता हूँ एसके लर्न। एसके एसके लर्न, LEARN लर्न, SK लर्न। ठीक है। साइकिट लर्न होता है बेसिकली। ठीक है। तो साइंस किट फॉर लर्निंग होती है। ठीक है। जो एसके लर्न हमारा लाइब्रेरी है वो ज्यादातर मेरी मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है। ठीक है। ऐसी मशीन लर्निंग के लिए लाइब्रेरी है, डीप लर्निंग के लिए लाइब्रेरीज हैं। आगे चलोगे जब आप AI आओगे तो वहां पे अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। ठीक है। सो मशीन लर्निंग में हम एसके लर्न यूज करते हैं। डीप लर्निंग के टाइम पे हम टॉर्च पे जाएंगे। टॉर्च एक लाइब्रेरी है हमारे पास। मतलब उस पर दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, टॉर्च या फिर टेंसर फ्लो। ठीक है। और टेंसर फ्लो मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि टेंसर फ्लो ना काफी इजी हो जाती है। टॉर्च थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। ठीक है। देन जो हमारे पास वो है एसके लर्न है। मशीन लर्निंग में होती ही एसके लर्न है। एसके लर्न हमें, अब जैसे मशीन लर्निंग के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, लॉजिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, अलग अलग मॉडल्स हैं, ये अलग अलग तरीके हैं अपने मशीन को चीजें सिखाने के। ठीक है। तो ये सारे तरीके इसके अंदर मेरे को एसके लर्न के अंदर मिल जाते हैं, तो मैं वही यूज करता हूँ। ठीक है। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अब ना एनवायरनमेंट प्रिपेयर करने से स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट प्रिपेयर करते हैं। करेंगे क्या हम, अपना कोलैब खोल लो, एक नई नोटबुक बना लो। ठीक है। तो कुछ भी नाम दे देना। ठीक है। कोलैब की एक नई नोटबुक खोल लो। कोलैब की एक नई नोटबुक खोल लो, तो कुछ भी नाम दे दो। ठीक है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट प्रिपेयर करने की बात करते हैं। ठीक है। जो कोड अभी हम रन करने वाले हैं वो कोड रहेगा आपका, जो कि हर एक क्लास में आपको रन करना ही पड़ेगा। ठीक है। कनेक्ट कर लूंगा मैं एक। अभी मेरे को जीपीयू की नीड नहीं है तो मैं जीपीयू एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं करूंगा। बट जैसे जैसे मेरे को जीपीयू की नीड पड़ेगी तो मैं जीपीयू एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट करूंगा। ठीक है। अभी देखो मैं नॉर्मल सीपीयू एनवायरनमेंट पे ही हूँ। ठीक है। मैं अगर रैम और डिस्क पे क्लिक कर रहा हूँ, तो give me a second। मैं रैम और डिस्क में क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को सिस्टम रैम और डिस्क दिखा रहा है, मतलब ये सीपीयू एनवायरनमेंट है नॉर्मल। ठीक है। अब इसके अंदर करूंगा क्या, मैं अपने सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है। So I will do import pandas as pt, import numpy as np, import matplotlib dot pyplot as plt, import cbon as sns,
एंड इंपोर्ट sklearn, ठीक है। इसको भी एज sk कर लो, ठीक है, ना ज़्यादा सही रहेगा। ये इसको रन करोगे बस, ये मेरी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएंगी, मेरे पास एनवायरनमेंट रेडी हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। स्टिक आ गया, वो एनवायरनमेंट रेडी हो गया, ठीक है। एंड आप लोग ना एक काम और करना कि जो मैंने ये फ्लो बनाया हुआ है ना, ये अपने पास कहीं भी नोट करके रख लेना, ठीक है, क्योंकि जितनी बार भी हम मशीन लर्निंग में कुछ भी सीखेंगे, रिलेशन सीख रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट सीख रहे हैं, डिसीजन ट्री सीख रहे हैं, कोई भी एल्गोरिथम सीख रहे हैं, फ्लो हमेशा ये सेम रहेगा, ठीक है। तो इवेंचुअली मैं एक दो बार आपको फ्लो के हिसाब से काम करवा के सीधा सीधा मॉडल ट्रेनिंग वाला पार्ट करा दिया करूंगा, ठीक है। उसके बाद बाकी फ्लो आपको खुद करना होगा। तो रिमेंबर कि भाई स्टेप्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, दूसरा क्या करना होता है, तीसरा क्या करना होता है, ठीक है। क्या है इतना समझिए, जो अभी हमने किया बेसिकली एनवायरनमेंट प्रिपेयर किया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अब हम डेटा को गैदर करने वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमें कुछ भी ऐसा गैदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा सेट्स वगैरह हमारे पास रेडी होते ही है, ठीक है। बट इवेंचुअली जो हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, एक या दो क्लासेस के बाद हम एक्चुअली अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, तब हमें डेटा को गैदर भी करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम अपना नॉर्मल टाइटैनिक वाले डेटा सेट पे वर्क करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम फेयर के हिसाब से प्रिडिक्शन कर लेंगे या जेंडर के हिसाब से प्रिडिक्शन कर लेंगे, देखते हैं वो। बट पहले डेटा को गैदर करने वाला पार्ट, ठीक है। मैं ना एक कोड ब्लॉक और डालना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग उसमें करना चाहो उसी में भी कर सकते हो, बट अलग अलग कोड ब्लॉक डालोगे समझ ज्यादा अच्छे से आएगा, स्टेप समझ आएंगे, ठीक है। तो भैया टाइटैनिक वाला इंपोर्ट करना आता है आपको, है ना। ef इक्वल टू sns डॉट लोड डेटा सेट, इसके अंदर मैं नाम दे दूंगा बस, विच इज टाइटैनिक, है ना। मैंने सिर्फ नाम दे दिया टाइटैनिक, इसमें बस इसको चेक करने के लिए df डॉट हेड लिख सकते हो आप। अब मैं प्रिंट वाला पार्ट ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको बट पता है कि अगर आप इस VS कोड में करोगे तो df डॉट हेड ऐसे ही नहीं चलेगा, आपको प्रिंट करना पड़ेगा उसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही चल जाता है, मैंने df डॉट हेड किया, मेरे पास डेटा आ गया, राइट। ठीक है, तो इतना ही होता है अभी के लिए, इतना ही है डेटा गैदरिंग वाला पार्ट, ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और कॉम्प्लेक्स होता है डेटा गैदरिंग वाला पार्ट, ठीक है। जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा दैट इज ह्यूमन फेस डिटेक्शन, है ना। तो फेस डिटेक्शन के लिए हमारे पास मल्टीपल फेसेस का डेटा होगा, उसके ऊपर हम मॉडल को ट्रेन करेंगे एंड एवरीथिंग ना। तो उसके अंदर डेटा गैदर करना पड़ेगा हमें पहले, राइट। अभी के लिए बस हमारा डेटा गैदर हो गया है, ठीक है। अगर डेटा गैदर हो गया उसके बाद आता है मेरा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग मैंने बताया कि डेटा को क्लीन करना है, अंदर से रैंडम चीजें निकालनी है, ठीक है। उसके अंदर जो खाली वैल्यूज है उनको फिल करना है, खाली वैल्यूज को हटाना है, या जो हमारे काम के कॉलम नहीं है उनको ड्रॉप करना है, या जिस भी तरीके से हमें करनी है उस तरीके से हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, है ना।
हमारा फिलहाल गोल क्या है कि हम ना जो ये डेटा है इसमें हमारे पास एक सर्वाइव्ड का होगा, ये सर्वाइव्ड का कॉलम है, इसको प्रिडिक्ट करवाएंगे बेस्ड ऑन बाकी सारा डेटा। ठीक है, कि भाई बाकी सारे डेटा के बेसिस पे उसके सर्वाइवल चांसेस कितने हैं। एक इस तरीके का मॉडल ट्रेन करेंगे हम। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके का हम एक मॉडल ट्रेन करेंगे, राइट। तो अब उसके लिए देखो, हमेशा ना एक्स और वाई दो वेरिएबल्स होते हैं मेरे पास। जब हमने बीटा वाली इक्वेशन पढ़ी थी, याद है, लीनियर रिग्रेशन के टाइम पे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स होते हैं। एक्स जिसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करानी है, वाई जो चीज प्रिडिक्ट करानी है, याद है ना? ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के टाइम पे उसमें कांस्टेंट भी होता था, वो अलग अलग एल्गोरिथम के हिसाब से होता है, बट एक्स एंड वाई मेरे पास बेसिकली सेम चीज रहती है। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले हम जो डेटा खाली है या डेटा मिसिंग है उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, डेटा की क्लीनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो डेटा की क्लीनिंग करने के लिए एक कोड ब्लॉक और डाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं डेटा की प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट करूंगा। सॉरी। ठीक है, अब आपको डिस्क्रिप्टिव सेट से याद होगा इस डेटा के बारे में, आइडिया लेना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कि नल वैल्यूज कितनी है उसको फाइंड करना, उसका इन्फो वगैरह लेना और वो सब लेना, वो सब तो पता ही है आपको। डेटा का आइडिया तो ले ही लोगे आप, है ना? पक्का ले लोगे डिस्क्रिप्टिव सेट्स का यूज करके। जितने भी डिस्क्रिप्टिव सेट्स वाला पार्ट्स थे उसके हिसाब से हम डेटा का आइडिया लेते हैं कि भाई डेटा में क्या चल रहा है, डेटा किस बारे में है। ठीक है, उसका हम आइडिया लेते हैं। ओके, तो वाला पार्ट है, वाला पार्ट नहीं करवाता फिर मैं। ठीक है, सीधा क्लीनिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, क्लीनिंग वाले पार्ट में क्या क्या बताना है आपको? ठीक है, सबसे पहले हम जो नल वैल्यूज उसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब आप जब इसकी इन्फो वगैरह निकालोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास ना एक एज का कॉलम है। ठीक है, एज के अंदर ना मिसिंग वैल्यूज है, हम उसको फिल करते हैं क्योंकि एज हमारे सर्वाइवल में काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकता है, राइट। तो उसको फिल करने के लिए व्हाट विल डू इज, हम एक वेरिएबल लेते हैं मीडियन एज का। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, डीएफ में से जो एज वाला कॉलम है का डॉट मीडियन निकाल दिया। ठीक है, मीडियन एज निकाल दिया, हम मीडियन के हिसाब से फिल कर रहे हैं, हम मीडियन के हिसाब से फिल कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे भी नल वैल्यूज है उसमें हम एज में मीडियन डाल देंगे उसका। ठीक है, अब डेटा फिलिंग तो आपको पता ही होगा किस बेसिस पे करता है, क्यों हम एज के अंदर मीडियन डालते हैं, पता? जब एक्सेल वगैरह किया था तब एम्प्टी वैल्यूज किस बेसिस पे फिल की जाती है वो नहीं पता है? बेसिकली देखो, एम्प्टी वैल्यूज फिल करने का मेरे पास ना दो तीन तरीके होते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम मीन मीडियन मॉड के बेसिस पे या फिर सम के बेसिस पे फिल करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स मीन मीडियन मॉड होता है। ठीक है, और उसमें भी मैक्सिमम टाइम मीन एंड मीडियन होता है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास सेल्स का डेटा है। ठीक है, सेल्स में जो मेरे पास सेल्स की वैल्यू थी वो मिसिंग है, उसके अंदर मैं मीन सेल्स डालूंगा, मैं मीन सेल्स डालूंगा, एवरेज सेल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज हर ऑर्डर पे उतनी सेल हो रही है ना? तो उतनी ही सेल डालूंगा, राइट, इसलिए मैं एवरेज भरता हूँ। बट जब मेरे पास कुछ ऐसा है कि भाई एक रेंज ही है, उस रेंज के अंदर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही आएंगी, राइट, तो मैं मीडियन भरता हूँ, जैसे एज का कॉलम हो गया। ठीक है, तो जो मैक्सिमम बीच वाला नंबर होगा, जो सेंटर वाला नंबर है, उससे मैं फिल कर दूंगा। नहीं समझ आया? अह, देखो, कभी हमने सुना कि एवरेज एज, एवरेज एज, मेरे पास एक डेटा है उसका एज का एवरेज निकाल दिया मैंने, नहीं सुना है कभी ऐसा होते हुए? आपने जितने भी डेटा के ऊपर वर्क किया होगा, जितना भी कुछ किया होगा, एज का एवरेज निकालते हैं हम कभी? कोई ऐसा सिनेरियो सोच पा रहे हो जिसमें हम एज का एवरेज निकालेंगे? बताओ। मान लो आपके पास जैसे एम्प्लॉइज हैं, आपके पास एम्प्लॉइज का डेटा है आपके, उसका एज का एवरेज निकालने का कुछ मतलब बनता है? किसी एज के ज्यादा बनते तो वो तो फ्रीक्वेंसी हो गई, एवरेज निकालने की बात कर रहा हूँ मैं। एज का एवरेज निकालने का तो कुछ मतलब बनता ही नहीं है। मैं या तो वही फ्रीक्वेंसी निकालूंगा जो उसने बोला,
कि भाई किस किस एज के कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, है ना। या फिर मैं रेंज निकालूंगा कि भाई मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितना है ना। या फिर मैं रेंज निकालूंगा, राइट। तो एवरेज और मीन बेसिकली सेम होता है, तो मीन निकालने का तो मतलब बनता नहीं है, जहां पे मीन निकालने का नहीं मतलब बनता वहां पे मैं मीडियन से फिल कर देता हूँ। इतना याद रखिए। हाँ, जिस कॉलम में मीन निकाल के हमें कुछ फायदा नहीं होगा, हमें कुछ मतलब नहीं बनता मीन निकालने का, वहां पे मैं मीडियन से फिल करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब जैसे सेल्स की वैल्यूज है, ठीक है, ऑर्डर्स का डेटा था मेरे पास, उसके बाद सेल्स की वैल्यूज है, तो उसमें अगर मेरे को फिल करना है तो उसमें तो मैं मीन से फिल करूंगा। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि भाई कॉलम लॉजिकली समझो, ठीक है, ये कॉलम का आप एवरेज निकाल के कुछ मतलब बनेगा उसका या नहीं बनेगा, ठीक है। सेल्स वगैरह का डेटा है, उसमें हम एवरेज सेल्स देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट देखते हैं, है ना, कि ऑन एन एवरेज की हर एक ऑर्डर पे कितनी की सेल्स हो रही है ना। मैं हर एक एम्प्लॉय की ऑन एन एवरेज एज कितनी है वो थोड़ा देखता हूँ, हर एक एम्प्लॉय की एज तो अलग अलग होगी, है ना। तो मेरे पास एज के केस में एवरेज निकालने का कुछ मतलब नहीं बनता, तो जहां पे मेरे पास एवरेज निकालने का कुछ मतलब नहीं बनता वहां पे मैं मीडियन निकालता हूँ। ठीक है, सिंपली इस तरीके से समझ लो। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। अब एक काम करेंगे हम, जो हमारा मेन गोल था कि मीडियन से डेटा को फिल करना है, फिल कर देते हैं। डीएफ में जो एज है उसको मैं डॉट फिल लेने करूंगा कि भाई नल वैल्यूज फिल कर रहा हूँ, ठीक है, विथ मीडियन एज, एंड मैं एक वैल्यू दूंगा इन प्लेस इक्वल्स ट्रू। ठीक है, इन प्लेस का मतलब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो फिल लेने है ना, वो एक नया कॉलम बनाता है मेरा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फिल लेने मेरा एक नया कॉलम बनाता है। इन प्लेस का मतलब होता है कि भाई उसी कॉलम के अंदर जहां पे नल वैल्यूज है वहां पे डेटा डाल दो। ठीक है, सिंपल, मैं इसको रन करूंगा, मेरे पास एज का कॉलम फिल हो जाएगा। अच्छा, वो फ्यूचर के लिए बता रहा है, अभी के लिए बेसिकली ऐसे ही है, जब पांडा से आएगा तब की बात है वो। ठीक है, रन हो गया है। ठीक है, रन हो गया है, कोई एरर नहीं आया, रन हो गया है। ठीक है, मैंने इन प्लेसमेंट ठीक कर ली अपनी। डन। अब जो कॉलम्स की हमें नीड नहीं है, ठीक है, जिसके बेसिस पे मैं सर्वाइवल रेट प्रिडिक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, उनको ड्रॉप कर दूंगा, उनको हटा दूंगा, जिनकी मेरे को नीड ही नहीं है ना। तो मैं एक नया कोड ब्लॉक डालता हूँ और इसके अंदर मैं क्या रन करूंगा भाई, df डॉट ड्रॉप। अब इसके अंदर मैं दूंगा कॉलम्स, तो कॉलम्स इक्वल्स लिस्ट ऑफ कॉलम दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ना देखते हैं कि कौन से कॉलम हमें एक्चुअली नहीं चाहिए, जिससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सर्वाइव्ड का जो कॉलम है वो तो चाहिए चाहिए, वही तो प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, पैसेंजर क्लास डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, है ना। सेक्स मेल या फीमेल है, फर्क पड़ेगा। ठीक है, एज फर्क पड़ेगा। ठीक है, सिबलिंग वाला पार्ट है जो, सिबलिंग और स्पाउस वाला, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कि मतलब जैसे मैं टाइटनिंग पे गया था, तो मैं अपने किसी भाई वगैरह के साथ गया था या अपनी वाइफ वगैरह के साथ गया था, तो इससे फर्क पड़ेगा डेफिनेटली, सर्वाइव पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ, भाई वगैरह के साथ, परिवार वालों के साथ गया था, है ना।
अरे अभी बता रहे हैं, आगे आ रहे हैं। एग्जैक्टली परिवार नहीं बोलूंगा मैं उसे, एग्जैक्टली परिवार नहीं बोलूंगा। बेसिकली मेरे परिवार के ऐसे लोग जो मेरी सेम एज के हैं, ठीक है। सिबलिंग और स्पाउस बेसिकली। अरे किन्स बोल सकते हैं। देखो इसका सिंपल सा मतलब आ रहा है सिबलिंग या स्पाउस, कि भाई सिबलिंग कितने थे या स्पाउस कितने थे। स्पाउस तो एक ही होगा, सिबलिंग कितने थे। हाँ, सिबलिंग्स एंड एसपी स्पाउस, ठीक है। कोई पर्सन अपने किसी भाई बहन के साथ या अपनी वाइफ वगैरह के साथ आता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद पार्ट इज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कि भाई वो अपने पेरेंट्स और चिल्ड्रन के साथ आया था या फिर नहीं आया था, ठीक है। इसका भी फर्क पड़ेगा, पेरेंट्स स्लैश चिल्ड्रन है वो, ठीक है। कि जो पर्सन शिप पे आया था वो अपने पेरेंट्स को लेके आया था या अपने किड्स को लेके आया था, ठीक है। उसके बाद फेयर, फेयर का भी फर्क पड़ेगा, फेयर का भी फर्क पड़ेगा। फेयर बेसिकली उसके टिकट का प्राइस क्या था, है ना। उससे हमें ये फर्क पड़ सकता है कि भाई ज्यादा पैसे देने पे मैं सर्वाइवल चांसेस बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है ना। उसके बाद है एम्बार्क्ड। एम्बार्क्ड इज बेसिकली गेट कोड, जिस गेट से उसने एंट्री ली, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इंडियन शिप पे तो गया वो। किसी भी मतलब एक शिप में बोर्डिंग जब होती है तो बहुत सारे गेट्स होते हैं ना, फ्रंट बोर्डिंग, बैक बोर्डिंग, मिड बोर्डिंग, है ना। तो वो किस जगह से शिप पे उसने एंट्री ली, इससे क्या फर्क पड़ेगा, किसी भी गेट से आए वो, है ना। तो एम्बार्क्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लास से फर्क पड़ सकता है, कि फर्स्ट क्लास वाले को मतलब जो ज्यादा महंगा है, जिसको ज्यादा पैसे दे रहा है, उसको ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है ना। डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। हु वाला हमारे जेंडर में कवर हो ही गया, सेक्स में कवर हो ही गया है, तो इसका यूज ही नहीं है, बेसिकली सेम चीज है ना। उसके बाद एडल्ट मेल है, कि भाई वो एक एडल्ट मेल था या फिर नहीं, फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। क्या, क्यों काम का नहीं है, नहीं एडल्ट मेल, गेटिंग पॉइंट, कि भाई एडल्ट भी है मेल भी है, ऐसा है या नहीं है, ठीक है। डेक है, डेक इज बेसिकली वो किस डेक पे था, ठीक है। पूरी शिप ही डूबी थी, सर्वाइवल में फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। एम्बार्ग टाउन है, एम्बार्ग टाउन की मतलब भाई जो शिप चल रही थी वो किस किस शहर से उठाया उसने लोगों को, क्या फर्क पड़ेगा किसी भी शहर से उठाया हो, है ना। इंडियन सारे आए तो शिप पे ही थे, ठीक है। अलाइव बेसिकली वही हो गया सर्वाइव वाला पार्ट, तो ये भी नहीं हटेगा, इसका नीड नहीं है हमें, है ना। एंड अलोन कि वो अकेला आया था या किसी के साथ आया था, ठीक है। वैसे तो ये पेरेंट्स सिबलिंग या पेरेंट वाले में हो गया, बट मान लो फ्रेंड्स वगैरह के साथ आया तो बोला डेटा उसमें नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे होगा, इसको भी रख लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो वाला डेटा रख लूँ जिसको ना मैं न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर पाऊँ, जैसे जो भी यस नो वाला है या फॉल्स ट्रू वाला है ना, या मेल फीमेल वाला, दो जीरो वन में कन्वर्ट कर पाऊँ जिसे मैं, पॉइंट। ज्यादातर उसको रख रहा हूँ। हटाने का मेरा क्या गोल है, एक तो जिससे फर्क नहीं पड़ता वो वाला पार्ट हटा दूं, ठीक है। दूसरा कि कोई भाई ऐसा डेटा है जो रिपीट हो रहा है, जैसे अलाइव है या हु वाला है, वो पहले भी आ चुका है, रिपीट हो रहा है, तो उसको हटा दूंगा, है ना। तो इस तरीके से डेटा को, जो अननेसेसरी डेटा है उसको हटा रहा हूँ, ठीक है। सब हमने क्या डिसाइड किया, क्या क्या हटाना है हमें, हमें हटाना है सबसे पहले एम्बार्क्ड, ठीक है। उसके बाद हु, ये लिखते चलते हैं साथ साथ, ठीक है। हमें यहाँ पे देखो नाम देने हैं मेरे को लिस्ट में, so सबसे पहले, हाँ हाँ, ड्रॉप डॉट डॉट ड्रॉप कर रहे हैं ना, डॉट ड्रॉप कर रहे हैं ना, एम्बार्क डाल दिया, ठीक है। और क्या मुझे ड्रॉप करना था, एम्बार्क के बाद हु ड्रॉप करना है ना, हु करना है, डेक करना है, तो यहाँ पे हु ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। डेक ड्रॉप कर देते हैं, और क्या ड्रॉप कर सकते हैं हम, अभी मैं एक बार कमांड लिख लेता हूँ ना पूरा, फिर कॉपी कर लेना तुम आराम से, ठीक है। डेक ड्रॉप कर दिया, एम्बार्क टाउन भी कर सकते हैं, अलाइव भी कर सकते हैं, एम्बार्क टाउन और अलाइव लास्ट के तो ये बचे हैं, तो विल डू एम्बार्क अंडरस्कोर टाउन,
एंड अलाइव। ठीक है, मैं इसको रन कर लिया, ये ड्रॉप हो गया। एम्बार्क टाउन है, ठीक है, मैंने स्पेलिंग कर लिखी यहाँ पे, तो दिस इज एम्बार्क टाउन। ठीक है, तो बस ये बचे। ठीक है, ये कमांड रन किया मैंने, इससे मैंने जो कॉलम मेरे काम के नहीं थे उसे ड्रॉप कर दिया। हो गया। ठीक है, अब मैं अपने बचे हुए डेटा को ना एनकोड कर दूंगा। ठीक है, एनकोड का मतलब कि भाई देखो, जो यहाँ पे सेक्स वगैरह लिखा हुआ है, मेल फीमेल वगैरह लिखा हुआ है, वो सब चेंज कर देंगे। ठीक है, जो क्लासेस लिखी हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, जो फॉल्स ट्रू है उसको 0 1 में कर देंगे। ठीक है, इसको बेसिकली हम 0 1 में कर देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी ना आपको एक एनकोडिंग का आइडिया नहीं है। ठीक है, वो एनकोडिंग बताऊंगा मैं आगे चल के। तो अभी के लिए ना क्लास को भी ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, वैसे तो क्लास का हमें नीड है, वैसे तो जो क्लास वाला कॉलम है उसके हमें नीड है, बट जो एनकोडिंग है ना 1 2 3 वाली, वो अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 0 1 वाली एनकोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे, तो क्लास को ड्रॉप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि हम कोड लाइन वाइज चल रहा है ना, तो डीएफ की वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो गई है, तो हमें सबसे पहले एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट वाला दोबारा रन करना पड़ेगा, फिर मीडियन वाला दोबारा रन करना पड़ेगा। हाँ, दोबारा करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्लास लिख के इसको रन कर दूंगा। ठीक है, क्लास चला गया मेरा, यहाँ पे क्लास ऐड किया है और रन मैंने शुरुआत से कर दिए सारे। बस एनकोडिंग कर लेते हैं। डन। ठीक है, अब लास्ट में मैं इसको कोड। ठीक है, सो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज, मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ। सो जैसे ये है ना, ट्रू फॉल्स वगैरह है, इसको ट्रू को 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, यहाँ पे भी 0 कर दिया, 1 कर दिया, और बताऊंगा ना, करते लो उसको, धीरे धीरे बताएंगे। एनकोडेड डेटा लेते हैं। ठीक है, लास्ट ही पार्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, देखो वीडियो होगा। देखो कर क्या रहा हूँ मैं, इसमें एक बार ना df डॉट हेड भी प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, इट इज टेकिंग सम टाइम, क्योंकि कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक है, बट सॉरी, मैं सोचू कि हुआ क्यों नहीं, अभी बता।
कुछ तो इश्यू किया, इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? ऑन कर देते हैं। इश्यू किया मैंने। अच्छा, इसको सेव नहीं किया ना यहाँ पे मैंने, इसको डेटा में सेव कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हाँ, तो अब देख लो इतने ये रन हो रहा है तो बता देता हूँ। ठीक है, हाँ ये रन हो गया, देखो ट्रू फॉल्स में आ गया ना मैं सारा वैल्यूज। ठीक है, जो एल मेल वगैरह था और ये सब था, सेक्स मेल में ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स वगैरह आ गया। ठीक है, सेक्स मेल का ट्रू होने का मतलब है कि भाई ट्रू इज फॉर मेल एंड फॉल्स इज फॉर फीमेल बेसिकली, है ना। सो अब देखो मैंने किया क्या है, गेट डमीज मेरे पास एक पांडास के अंदर एल्गोरिथम होती है बेसिकली, जो मेरे को ना डेटा को ट्रू फॉल्स में मतलब 0 1 वाली वैल्यूज में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसके अंदर मैंने ऊपर क्या किया, जो डेटा इक्वल टू डीएफ डॉट ड्रॉप वाला था, डेटा के अंदर मैंने डीएफ की कॉपी बना ली जिसके अंदर ये सारे कॉलम्स नहीं है, उसके ऊपर मैंने गेट डमीज की एल्गोरिथम लगाई। ठीक है, और ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि भाई जो हेड्स है उनको मैंने ड्रॉप किया कि भाई वो ना इंटरफेयर ना करें, जो ये एक्चुअली नाम है ये मेरे डेटा के साथ इंटरफेयर ना करें। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, तो ये ड्रॉप फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद मेरे पास मेन मेरा फाइनल डेटा आ गया, जिस पे मैं आ गया अपनी, तो क्या है, अरे ऊपर देखो ना, एडल्ट मेल ट्रू, मतलब हाँ ये एडल्ट मेल था, अलोन था फॉल्स, सेक्स मेल कि भाई मेल था ट्रू, ये तो ट्रू फॉल्स का मतलब है। इनका आउटपुट क्यों आएगा, वो तो वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया ना बस मैंने, नहीं समझ आ रहा। देखो ड्रॉप किए थे कॉलम्स, समझ गया। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने गेट डमीज एल्गोरिथम होती है मेरे पास, वो क्या करती है कि भाई मेरे जो डेटा है उसको 0 1 के फॉर्मेट में करती है। 0 1 इज बेसिकली ट्रू फॉल्स, है ना, तो उसने वही कर दिया कि जो न्यूमेरिकल वाला डेटा था उसको एज इट इज छोड़ दिया, जो न्यूमेरिकल वाला डेटा था उसको एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, जैसे 3 1 3 वाला ये सब है, ये एज इट इज है। अब अगर मैं ऊपर वाले डेटा में देखूं जो यहाँ पे था, हमने सेक्स को रखा था, सेक्स वॉज मेल फीमेल वगैरह। ठीक है, इसको इसने कन्वर्ट कर दिया सेक्स मेल में। ठीक है, तो मतलब मेल के लिए इसने ट्रू डाल दिया, फीमेल के लिए फॉल्स डाल दिया, तो मेरा मेल फीमेल वाला जो था ये ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा हमारा कौन सा था, उसके अलावा तो बाकी सारा हमारा ट्रू फॉल्स में है ही। तो बेसिकली यही था जो हमें इश्यू दे रहा था, जिसको हमने गेट डमीज के एल्गोरिथम लगा के ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअली एल्गोरिथम का नाम है गेट डमीज। ठीक है, इसके अंदर मैंने डेटा दिया, डेटा इज माय डेटा फ्रेम, जो कि मैंने ऊपर इंपोर्ट करके उसके ऊपर क्लीनिंग वगैरह करता आ रहा था, वो मेरा डेटा फ्रेम डेटा है। ठीक है, उसके अंदर मैंने ड्रॉप फर्स्ट दिया, ड्रॉप फर्स्ट का मतलब होता है कि जो मेरे कॉलम के नाम है वो मेरे डेटा के साथ इंटरफेयर ना करें, तो ड्रॉप फर्स्ट किया। ठीक है,
उसके बाद मेरे पास मेरा डेटा ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट होकर आ गया बेसिकली। समझ आया? इस डेटा के ऊपर अब मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर सकता हूँ। आइदर मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है, वरना ये जो ट्रू फॉल्स है इसको मैं 0 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना? तो मैं 0 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सॉरी, बोलो। हेलो, ठीक है, ये वाला पार्ट लिख लो, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, हमने डेटा को बेसिकली भी रेडी किया है थोड़ा सा। क्लियर है? हमने डेटा को रेडी कर लिया थोड़ा सा। ओके, एंड दिस इज द बेसिक पार्ट। डेटा का हमारा डेटा रेडी हो गया, इसके ऊपर हम कलम आगे मतलब थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन वाला। हाँ, ये हमने 2 मॉड्यूल कवर करे हैं आज, इंट्रोडक्शन और डेटा प्री प्रोसेसिंग। 2 स्टेप कवर कर लिया हम, डेटा और डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला। फिर हम आगे चलेंगे मॉडल ट्रेनिंग के ऊपर। मतलब ये पूरा हुआ नहीं है, इसके अंदर एक टॉपिक बचता है आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जैसे जिसे कहता हूँ मैं। सॉरी, 2 टॉपिक बचते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। डेटा प्री प्रोसेसिंग का ही पार्ट होता है वो हम कल करेंगे। ठीक है, इस हफ्ते हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट खत्म हो जाएगा। ओके, अगले हफ्ते से मॉडल ट्रेनिंग का स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।